हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जितेंद्र पारेता फ्रॉम रेजोनेंस कोटा फिज़िक्स फैकल्टी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 जनवरी का जो है शिफ्ट 2 का फिज़िक्स का जो पेपर है, एनटीए ने जो रिलीज़ किया ऑफिशियल पेपर, उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो एरर एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन है और इसमें गिवन है द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ अ वायर इज़। मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछी है किसके अंदर, जो उसकी डेंसिटी है वायर की, और गिवन जो है वो मास भी हमें दे रखा है, रेडियस भी दे रखी है और कॉरेस्पॉन्डिंग एरर भी हमें दे रखी है, लेंथ भी दे रखी है वायर की। तो इसके लिए हमें सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है डेंसिटी का वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। डेंसिटी इक्वल्स टू, सबसे पहले डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। सो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। मास जो वॉल्यूम होगा वायर का, वायर की लेंथ अगर L है और उसका क्रॉस सेक्शन की रेडियस R है तो हम उसका वॉल्यूम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर L। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अगर हम इसको अरेंज करें एरर के फॉर्मेट में तो हम लिख सकते हैं डेल्टा रो बाय रो इक्वल्स टू डेल्टा M बाय M प्लस 2 डेल्टा R बाय R प्लस डेल्टा L बाय L। तो ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर के लिए फॉर्मेट हमने अरेंज कर लिया है। बस जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले डेल्टा M जो है, हमें मास जो दे रखा है उससे डेल्टा M की वैल्यू है 0.003 डिवाइडेड बाय मास M जो गिवन है वो है 0.6, तो यहाँ पे 0.6 प्लस 2 इंटू डेल्टा R मतलब जो एरर हमें दे रखी है उसके अंदर रेडियस के अंदर वो दे रखी है 0.01, तो 0.01 अपॉन एंड R इज 0.5 प्लस डेल्टा L is 0.05 अपॉन एंड L is 10। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, इजीली इसको कैलकुलेट करके और आंसर को मैच करवा सकते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है एज पर आंसर की वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑप्शन का मतलब इसका आंसर आना चाहिए 5। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है ट्यूब ऑफ लेंथ L is shown in the figure. The radius of cross section at the point 1 is 2 centimeter and at the point 2 is 1 centimeter. यहाँ की जो रेडियस है वो डबल दे रखी है एज कम्पेयर टू यहाँ की रेडियस, और हमें वेलोसिटी दे रखी है इस जगह लिक्विड की और वहाँ पे वेलोसिटी पूछी। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज़ हम इसमें करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज A1V1 इक्वल्स टू A2V2। ओके, एरिया वहाँ का अगर हम एरिया लिखें तो पाई, वहाँ की रेडियस को 2R लिख देते हैं क्योंकि वो डबल है, तो ये पाई आर स्क्वायर इनटू वेलोसिटी वहाँ पर जो दे रखी है वो 2 दे रखी है इक्वल्स टू यहाँ का जो एरिया हो जाएगा वो जाएगा पाई आर स्क्वायर एंड V2 हमें इसमें फाइंड करना है। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 आंसर इसका आ जाएगा। V2 विल बी 8 मीटर पर सेकेंड। सो और फाइनल आंसर इज 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में अ सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग सोर्स। अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है और सोर्स का जो EMF दे रखा है वो E है। द करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज I नोट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो करंट दे रखी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और वो जो मैक्सिमम करंट होती है एट द स्टेट ऑफ रेजोनेंस, सर्किट का पूरा जो इम्पिडेंस होता है, इक्विवेलेंट इम्पिडेंस, वो रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो EMF E होगा वो अपॉन R। तो फाइनली करंट का फॉर्मूला ये बनेगा I इक्वल्स टू E बाय R। एट द स्टेट ऑफ रेजोनेंस जो इक्विवेलेंट इम्पिडेंस होता है सर्किट का वो केवल R के बराबर होता है। अब इसने लिखा है कि हमें ये जो करंट दे रखी है, दिस करंट इज I नॉट। If the value of resistance R becomes twice of its initial value, then the amplitude of current at resonance will be। फिर उसने वापस रेजोनेंस पे करंट पूछी है, बट अब की बार उसने रेजिस्टेंस क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस को डबल कर दूंगा तो ये जो E बाय R है, दिस E बाय R इज I नॉट, यानी अब की बार जो करंट होगी वो प्रीवियस करंट की हाफ हो जाएगी। हाफ का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो ये भी काफ़ी आसान सा सवाल है अल्टरनेटिंग करंट का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर 29 में अ सिमेट्रिक थिन बायकॉन्वेक्स लेंस इट कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स बाय 2 प्लेन्स AB एंड CD एज शोन इन फिगर। एक लेंस है, इसको कट कर दिया है इसने। इफ द पावर ऑफ ओरिजिनल लेंस इज 4 डायोप्टर, देन द पावर ऑफ पार्ट ऑफ द डिवाइडेड लेंसेज
इस एक लेंस के इसने 4 पार्ट कर दिए, तो उसने बोल रखा है अगर पूरे लेंस की जो टोटल पावर है वो अगर 4 डायोप्टर है, 4 डायोप्टर है, तो एक पार्ट की जो एक पार्ट होगा, इस एक पार्ट की पावर क्या होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमें पता है कि अगर लेंस को हम इस तरह से कट कर दें, तो अगर कट करने से पहले इसकी ओरिजिनल फोकल लेंथ f है, तो इस तरह से अगर कट करेंगे तो इसकी नेचर चेंज हो जाएगी लेंस की। पहले इसमें दोनों साइड्स जो थी वो कॉन्वेक्स थी, और अब की बार इसके अंदर एक प्लेन सरफेस बनेगा, दिस विल बी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो पुरानी वाली फोकल लेंथ की डबल हो जाएगी, और अगर फोकल लेंथ डबल होगी, वी नो दैट पावर का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू होता है 1/f। अगर फोकल लेंथ को डबल कर दें तो पावर जो होगी वो पहले का कंपैरेटिवली हाफ हो जाएगी। हाफ का मतलब अगर पहले पावर 4 डायोप्टर थी तो अब पावर जो है वो 4/2 मीन्स दिस विल बी 2 डायोप्टर। ये इसका आंसर होगा। एक पार्ट इस वाले पार्ट की पावर होगी, इस वाले पार्ट की फोकल लेंथ कहें, या अगर हम इस वाले पार्ट की फोकल लेंथ करें, ये भी वैसा ही प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होगा, ये भी वैसा ही प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होगा, यानी पूरा भी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और इसको हाफ कर देंगे तब भी ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, उसमें नेचर में डिफरेंस नहीं आएगा, तो पावर और फोकल लेंथ में भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये जो चारों पार्ट है इस लेंस के 4 टुकड़े जो हमने किए हैं, हर एक की जो पावर होगी वो 2 डायोप्टर के बराबर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये प्रोजेक्टाइल का आसान सा क्वेश्चन है। इसमें हमें गिवन है कि पार्टिकल को 60 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया है विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, और हमसे पूछा है द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हाईएस्ट पॉइंट, यानी पार्टिकल यहाँ से जब हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें, सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो हमसे पूछा है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है, वो हो जाएगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन होगा वही आंसर है। सो अवर आंसर इज mgh। h यहाँ पे मैक्सिमम हाइट होगी, पहले हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम हाइट के लिए पहले कंपोनेंट कर लेते हैं वेलोसिटीज के। हमें इस वाले कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये हो जाएगा 20 sin 60। sin 60 इज √3/2, सो ये हो जाएगा 10 √3। तो जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u² sin² θ/2g, इसको चाहे तो लिख सकते हैं uy²/2g। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 10 √3 इंटू 10 √3 अपॉन 2 इंटू 10 ये आएगा। सो इसमें 10 से 10 कट जाएगा, फाइनली 3 ये आ जाएगा 15। तो मैक्सिमम हाइट जो है वो 15 मीटर, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। मास इसका दे रखा है 100 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। जी की वैल्यू 10 है और h है 15, तो 1000 कट गया। फाइनली आंसर इज 15 जूल। इसका आंसर हो गया 15 जूल। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज 15 जूल। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर जो है मैच हो रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में a body of mass 100 gram is moving in a circular path of radius 2 meter on a vertical plane as shown in figure. The velocity of the body at point A is 10 meter per second. The ratio of its kinetic energies at point B and C is. जो पॉइंट A है, इस पॉइंट A पे एक्चुअल में हमें एक तरह से वेलोसिटी उसने दे रखी है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है A पॉइंट पे वो है 10 मीटर। हालांकि इसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है। स्ट्रिंग से पार्टिकल कनेक्टेड होना चाहिए, अंडर ग्रेविटी वो मूव कर रहा होना चाहिए। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसमें मिसिंग है। VA इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे A पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, यानी हमें A पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पता लग जाएगी हाफ mv² से। हाफ मास हमें जो दे रखा है वो 100 ग्राम दे रखा है, डिवाइड बाय 1000, और V जो है वो 10 कर रखा है, यानी ये 100 हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे ये 5 मीटर पर सेकंड इसमें आएगा। इसका मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 5 जूल। ओके, दिस इज 5 जूल। ए पॉइंट पे जो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 5 जूल के बराबर होगी। अब हमें बी और सी पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो इसने पूछा है, तो सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आंसर आ जाएगा। तो अगर ए से बी तक, ए टू बी अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, पार्टिकल ए से बी तक ऊपर जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस लिखेंगे वो लॉस कैसे लिखेंगे, के ए माइनस
के बी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में गेन कैसे होगा, एम जी एच, एच पार्टिकल की यहाँ से यहाँ तक की ये वाली हाइट आएगी, एंड दिस हाइट विल बी, सपोज ये रेडियस जो है वो आर के बराबर है, अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, तो ये हो जाएगा आर कॉस 30, ये हो जाएगा आर कॉस 30, एंड कॉस 30 इज √3/2, तो ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई √3r/2, और ये पूरी आर है तो बची हो जाएगी अपने पास में r माइनस √3r/2, सो दिस इज r माइनस √3r/2। फिर से चेक कर लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, ये भी r है, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी r cos 30, एंड cos 30 इज √3/2, सो दिस इज r √3/2, r माइनस √3r/2। यहाँ से सिंपली हमें kb मिल जाएगा। kb निकल जाने के बाद अगर हमें यहाँ पे kc फाइंड करना है तो अगेन b टू c, b से लेकर के c तक हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, तो b से लेकर के c तक का जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा वो इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन b से c तक लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के बी माइनस के सी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा वो एम जी एच के थ्रू हमें लिखना है, तो यहाँ की जो हाइट हो जाएगी एम जी एच में ये एम जी, और h जो होगा वो h पूरा ही हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 45, अगर ये एंगल 45 का बनता है, ये r बनता है, तो दिस विल बी r sin 45 और r cos 45, दिस इज r/√2, ये भी r/√2 होगा और ये भी r/√2 होगा, तो 2 इंटू r/√2 यानी हो जाएगा √2r, तो पूरी जो डिस्टेंस है वो √2r हो गई है। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है विच इज √2r, तो यहाँ से हमें kb फाइंड हो गया था, kb की वैल्यू हम जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से हमें इजीली kc मिल जाएगा। kc आ गया है, kb की वैल्यू आ गई है, अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे सो वी विल फाइंड kb अपॉन kc। तो कैलकुलेशन भी टफ नहीं है, कैलकुलेशन भी आसान है, इजीली इसको हम कैलकुलेट करके और आंसर मैच करवा सकते हैं। इसमें आंसर जो है अपना आना चाहिए ऑप्शन नंबर, इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर है 32 में ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.0 इज कोटेड ऑन ग्लास स्लेब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45। एक इसमें स्लेब है और इस पे कोटिंग कर रखी है ऊपर, ठीक है। द मिनिमम थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म टू बी कोटेड फॉर द मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5, इस पे जो लाइट गिर रही है उस लाइट की जो वेवलेंथ है वो हमें दे रखी है 550 नैनोमीटर। अज्यूम दैट द लाइट इज इंसिडेंट नियरली परपेंडिकुलर टू द ग्लास सरफेस। हमें थिकनेस पता करनी है, इसकी जो कोटिंग की हुई है इसकी थिकनेस पता करनी है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये n इक्वल्स टू दे रखा है 2, और हमें इसमें कंडीशन दे रखी है मैक्सिमम ट्रांसमिशन, स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन दे रखा है, तो हमें पता है कि ये n इक्वल्स टू 2 है, इधर n इक्वल्स टू 1.45 है, यानी इसके रिलेटिव ये रेयर मीडियम है, तो अगर नीचे रेयर मीडियम है सो फॉर स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन, फॉर स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन, फॉर स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन वी नो दैट जो पाथ डिफरेंस होगा 2 म्यू टी, हम जानते हैं इसमें पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी होता है। अगर यहाँ पे फिल्म की जो थिकनेस है वो t है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका जो म्यू है, तो फिर जो इसका जो पाथ डिफरेंस होगा दोनों वेव्स के बीच में, जो दो वेव्स हमें मिल जाती हैं इस वाले मीडियम में, उनके बीच का पाथ डिफरेंस होता है 2 म्यू टी, एंड फॉर स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन दिस शुड बी इक्वल्स टू लैम्डा। तो यहाँ से t के लिए हमें मिल जाएगा लैम्डा अपॉन 2 म्यू। वैल्यूज पुट कर देते हैं, लैम्डा जो है इसमें वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ इज 550 अपॉन 2 इंटू, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2 दे रखा है, यानी ये 550 डिवाइड बाय 4, और ये इसमें थिकनेस आ जाएगी, और थिकनेस जो है वो नैनोमीटर के अंदर ही आएगी क्योंकि हमें लैम्डा भी नैनोमीटर में ही दे रखा है। तो ये बस इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर नंबर हमें दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में रेक्टेंगुलर मेटेलिक लूप इज मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू फील्ड फ्री रीजन विद अ कांस्टेंट स्पीड। इसमें एक तरह से एक बाउंड्री दे रखी है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड 0 है और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, और एक ये रेक्टेंगुलर लूप है, इस लूप को बाहर मूव करवा रहे हैं, यानी बाहर की तरफ निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में से। When the loop is partially inside the magnetic field, the plot of magnitude of induced EMF, induced EMF का ग्राफ पूछा है टाइम के साथ में। तो अगर ये पूरा हम लूप देखें तो इसमें एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है, एक ये लेंथ है। इस वाली लेंथ में कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, इसमें भी कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, इसमें भी कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, केवल इसी में EMF इंड्यूस होगा, और उसका हम फॉर्मूला जानते हैं E = BLV।
यहाँ पे हमें कांस्टेंट स्पीड दे रखी है, v भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है। इसका मतलब पूरा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का ग्राफ इस टाइप का बनेगा। तो काफ़ी ये भी आसान सा सवाल है, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट शुड बी करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 34 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस इन एफ, एम, एल, टी एंड सी स्टैंड फॉर द यूनिट ऑफ मास, लेंथ, टाइम एंड चार्ज। हमें कैपेसिटेंस का इसने डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है, तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस निकालते हैं तो ज़्यादातर जो है वो एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज़ करना ही ज़्यादा बेटर रहता है। तो अगर हम एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो फॉर्मूला अपने पास होता है Q²/2C। तो यहाँ से अपने को C की जो डायमेंशंस हैं वो मिल जाएगी, उसने उसको F से लिखा हुआ है। तो जो C की डायमेंशन है वो एक तो ऊपर चार्ज का स्क्वायर आ गया है, यानी C² हो जाएगा C2 अपॉन, और नीचे जो है वो एनर्जी आ जाएगी, और एनर्जी की जो डायमेंशंस होती हैं वो M/L2 T-2। तो अवर आंसर इज M-1 L-2 T2 और ये C2। तो इसमें अगर हम ऑप्शन चेक करें तो C2 M-1 L-2 और ये T2, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो ये भी एक तरह से डायमेंशन का काफ़ी आसान सा सवाल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35 में। फॉर अ डायटोमिक गैस इफ Γ1 इक्वल्स टू Cp/Cv फॉर रिजिड मॉलिक्यूल्स and Γ2 equals to Cp/Cv for another diatomic molecule but also having vibrational mode, then which one of the following options is correct? इसमें हमें कंपेयर करवा रहा है कि एक बार तो डायटोमिक गैस दे रखी है बट उसमें वाइब्रेशन काउंट नहीं किया हुआ है, और दूसरे केस में वाइब्रेशनल मोड काउंट किया हुआ है। तो हमें पता है कि जो गामा का फॉर्मूला होता है 1 + 2/f। अगर वाइब्रेशन को हम काउंट कर लें तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो बढ़ जाता है, पहले 5 होता है विदाउट वाइब्रेशन, अगर इंक्लूड करेंगे वाइब्रेशन को तो 5 से 7 हो जाता है। तो अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ गया है जैसा कि क्वेश्चन से पता लग रहा है, तो अगर f बढ़ेगा तो गामा जो है वो डिक्रीज होगा, और गामा डिक्रीज होने का मतलब ये है कि Γ2 लेस देन Γ1। दिस शुड बी करेक्ट आंसर। तो ये हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। तो ये भी आसान सा सवाल है केटीजियन थर्मोडायनेमिक्स का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एजर्शन रीजन का सवाल है और ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। एजर्शन में पूछा है अ सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू अ प्लैनेट ऑफ मास एंड रेडियस 4 times and 2 times respectively than the earth, the time period of the pendulum remains the same on earth and the planet। हमें पता है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है T = 2π√L/g। लेंथ तो चेंज हो नहीं रही है, जी को हम चेक कर लेते हैं कि जी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्लेनेट या किसी भी अर्थ या मतलब किसी भी प्लेनेट या अर्थ के सरफेस पे जो जी की वैल्यू होती है, जनरल फॉर्मूला होता है Gm/r²। अब इसने एक तो मास को क्या कर दिया है, मास को इसने किया है 4 times। तो अगर मास को कर दें हम 4 times और रेडियस को कर दें डबल, तो मास को 4 times करेंगे, रेडियस को डबल करेंगे, नीचे स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 से 4 कैंसिल होगा। इट मीन्स जी भी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे जी जो है वो सेम है। अगर जी सेम है, जी चेंज नहीं हो रहा है, तो एल भी चेंज नहीं हो रहा है, जी भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होगा। तो उसमें लिखा है द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स सेम। इसका मतलब ये जो असर्शन है ये बिल्कुल सही है। और सही क्यों है? क्योंकि जी चेंज नहीं हो रहा है। फिर इसने आगे लिखा है रीजन में द मास ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स अनचेंज्ड एट अर्थ एंड द अदर प्लेनेट। ये भी बिल्कुल सही है, मास चेंज होगा ही नहीं। मास चाहे किसी भी प्लेनेट पे ले जाएं पार्टिकल को या पेंडुलम को, मास वही रहता है, यानी कि जो रीजन है वो भी सही है। बट दोनों आपस में कोरिलेट नहीं हो रहे हैं। जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड सेम क्यों हुआ था? जी सेम होने की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि दोनों करेक्ट हैं बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। So answer should be third option, both A and R are true but R is not the correct explanation of A। ये था क्वेश्चन नंबर 36। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में द टॉर्क ड्यू टू द फोर्स अबाउट द ओरिजिन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हुज। काफी सिंपल सा सवाल है ये। टॉर्क का जस्ट फॉर्मूला ही लगाना है हमें, जो बेसिक फॉर्मूला होता है, डिफाइनिंग फॉर्मूला जो होता है R×F। दिस विल बी I कैप, J कैप एंड K कैप। आर वेक्टर जो दे रखा है हमें वो I कैप, J कैप, K कैप दे रखा है, यानी 1 1 1। एंड फोर्स वेक्टर दे रखा है इसमें 2I कैप + J कैप + 2K कैप, यानी 2 1 और ये 2। तो इजीली हम इसको काफी सॉल्व कर सकते हैं। I कैप जो आएगा वो आएगा 2 - 1 - J कैप, ये आ जाएगा अपने पास में 2 - 2
और ये प्लस k कैप, दिस विल बी 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, सो फाइनल आंसर इज i कैप, ये तो 0 हो ही गया है, माइनस k कैप, i कैप माइनस k कैप इज द करेक्ट आंसर। तो i कैप माइनस k कैप जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ये काफ़ी आसान सा सवाल है टॉर्क का, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B मूव्स इन अ सर्किल। If Bohr's quantization is applicable, then the radius of the electron orbit in the first excited state. First excited state का मतलब ये हो गया है n equals to 2 में हमें रेडियस पता करनी है। सबसे पहले तो उसने बोल रखा है कि बोर का जो क्वांटाइजेशन है उसको एप्लीकेबल है, तो वो होता है mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। और इसने ये भी लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ भी है, तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला हम डायरेक्टली जानते हैं, r इक्वल्स टू mv बाय क्यूबी। तो यहाँ से r को निकाल लेते हैं, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r स्क्वायर इक्वल्स टू और फिर mv कट जाएगा, दिस विल बी nh अपॉन 2 पाई क्यूबी। सो r विल बी अंडर रूट nh अपॉन 2 पाई ई बी लिख लेते हैं, है ना। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। अब n की वैल्यू 2 भी पुट कर देते हैं, तो जैसे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे सो आंसर विल बी h अपॉन पाई ई बी, h अपॉन रूट में h अपॉन पाई ई बी, रूट में h अपॉन पाई ई बी जो है वो फोर्थ ऑप्शन में हमें दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ शुड बी करेक्ट। ये भी आसान सा सवाल ही माना जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, a light source of wavelength lambda illuminates a metal surface and electrons are ejected with maximum kinetic energy of 2 electron volt. Maximum kinetic energy दे रखी है 2 electron volt. If the same surface is illuminated by light source of wavelength lambda by 2, then the maximum kinetic energy of ejected electrons will be, work function given है कितना, 1 electron volt. वर्क फंक्शन हमें दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले तो इसमें जो लाइट इंसिडेंट होती है उसकी जो एनर्जी है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और प्लस 5, दिस इज आइंस्टीन्स इक्वेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, E इक्वल्स टू K मैक्सिमम प्लस 5। तो इससे हमें एक तो E पता लग जाएगा, तो E देखो कितना आएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 2 एंड 5 इज 1, सो दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें उसमें एनर्जी दे रखी है। अब उसने क्या बोल रखा है कि अगर वेवलेंथ को हाफ कर दें, जो इंसिडेंट लाइट है अगर उसकी वेवलेंथ को हाफ कर दें, तो हमें पता है कि अगर वेवलेंथ को हाफ कर देंगे, अगर वेवलेंथ को हाफ कर दें तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल हो जाएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई इट मींस इंसिडेंट लाइट के जो फोटोन है उस फोटोन की एनर्जी भी डबल हो जाएगी। तो डबल होने का मतलब अगर एनर्जी पहले 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी तो अब 6 हो जाएगी। अगर इसी इक्वेशन को मैं दोबारा यूज करूं, E डैश इक्वल्स टू K मैक्सिमम डैश प्लस 5, तो E डैश जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डबल हो गया है। अगर वेवलेंथ को हाफ किया है, फ्रीक्वेंसी डबल, तो यहाँ पे एनर्जी भी डबल हो गई, 3 की 6 हो गई है, इक्वल्स टू K मैक्सिमम डैश पता करना है एंड 5 इज 1, सो फाइनली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो हो जाएगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमें ऑप्शन नंबर 3 में इसमें दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, फॉर अ शॉर्ट डायपोल प्लेस्ड एट ओरिजिन O, द डायपोल मोमेंट P इज अलोंग x एक्सिस एज शोन इन फिगर, इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट A आर, एक डायपोल यहाँ पर रखा हुआ है और 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं, एक एक्सिस पे और दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पे दिख रहा है डायग्राम में, और ए पे एक्सिस पे जो है डायपोल की एक्सिस पे वो r डिस्टेंस पे है पॉइंट, और जो इक्वेटोरियल लाइन वाला है वो 2r डिस्टेंस पे, और ये वैल्यू निकलवा रहा है किसकी, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो इसने पूछा है कि वो जो B पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे होगा वहां पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि B पे जो पोटेंशियल होगा, हमें पता है कि इक्वेटोरियल लाइन पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज ऑलवेज जीरो। कहीं भी एक पॉइंट ले लें इक्वेटोरियल लाइन पे सब जगह जीरो होता है, यानी एक तो पोटेंशियल इसके अंदर जीरो होगा ही होगा। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले उसने एक्सिस पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है उसको उसने लिखा हुआ है E नोट से, और उसका फॉर्मूला होता है 2kp बाय आर क्यूब। तो यहां से हम kp बाय आर क्यूब निकालेंगे तो kp बाय आर क्यूब कितना आएगा, दिस इज E नोट बाय 2। अब उस B पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसने पूछा है, ये तो था A पॉइंट पे, अब B पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वेटोरियल लाइन पे, और इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है Kp बाय, केवल यहाँ मैग्नीट्यूड की चर्चा करेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड उसने पूछा है, EB इक्वल्स टू Kp बाय आर क्यूब इक्वेटोरियल लाइन पे, तो दिस विल बी Kp, और R वहां पे 2R है तो यहाँ पे 2R का क्यूब आएगा,
यानी दिस विल बी Kp अपॉन 8r3, बट दिस Kp बाय r3 इज E नॉट बाय 2, तो फाइनल आंसर इज E नॉट बाय 16। इसका मतलब उस बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जाएगा E नॉट बाय 16, पोटेंशियल इज 0, सो आंसर इज 0, E नॉट बाय 16, 0, E नॉट बाय 16 जो है वो ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिख रहा है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में गिवन आर टू स्टेटमेंट्स ऑफ सर्टेन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, internal energy, volume and mass are extensive variables, pressure, temperature and density are in, इस एक्चुअल में ये इंटेंसिव वेरिएबल्स और एक्सटेंसिव वेरिएबल पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। इनकी डेफिनेशन क्या होती है? क्या होता है इंटेंसिव वेरिएबल? इंटेंसिव वेरिएबल का मतलब होता है कि ऐसा वेरिएबल जो मैटर का जो वॉल्यूम है, मैटर की जो क्वांटिटी है, सॉरी, मैटर की जो क्वांटिटी उस क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होता है। जो मैटर की क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है वो इंटेंसिटी होता है, जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है वो एक्सटेंसिव होता है। तो इसमें सिंपल सा समझ में आ ही रहा है, जो प्रेशर होता है P, ये टेम्परेचर T एंड डेंसिटी, ये मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। अगर डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो अगर हम मास और वॉल्यूम को रिलेट करवाएं और डेंसिटी की कैलकुलेशन करेंगे तो चाहे वॉल्यूम कितना भी ले लें उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग मास हमें लेना पड़ेगा, तो डेंसिटी सेम रहेगी। नहीं, डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं करी, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है, मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। तो डेंसिटी मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर बाहर से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, उसमें सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है, मैटर की जो क्वांटिटी है, उसका कोई रोल नहीं होता है। इसका मतलब प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी तीनों जो है वो इंटेंसिव क्वांटिटी हुई, जबकि वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम मैटर पर डिपेंड करता है, हमने कितना वॉल्यूम ले रखा है, कितना मैटर यूज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम भी उस पर डिपेंड करता है, मास भी डिपेंड करता है मैटर की क्वांटिटी पर, और इंटरनल एनर्जी भी उसी पर डिपेंड करती है। यानी ये जो तीनों क्वांटिटीज हैं ये एक्सटेंसिव वेरिएबल्स कहलाएंगे। तो इसका मतलब साफ साफ ही दिख रहा है कि पहला ऑप्शन भी सही है और बी भी सही है, तो दोनों इसके अंदर सही हैं। तो यहाँ फाइनली जो हमें करेक्ट ऑप्शन मिलेगा उसमें ए और बी दोनों सही, किसमें लिखे हुए ए एंड बी ओनली, यानी ऑप्शन नंबर 4 शुड बी करेक्ट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 में गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। ये भी असर्शन रीजन का सवाल है, वे ऑप्टिक्स का सवाल है। इन YDSC द फ्रिंजेस प्रोड्यूसेस बाय रेड लाइट एंड क्लोजर, रेड लाइट आर क्लोजर एज कंपेयर टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लू लाइट। इसमें एक्चुअल में फ्रिंज विड्थ के बारे में पूछ रहा है, फ्रिंजेस क्लोजर होना या दूर होना, इसका मतलब इसका आंसर बीटा से आएगा, फ्रिंज विड्थ से। तो बीटा का जो फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाय डी। तो लैम्डा जिसका ज्यादा होगा उसके लिए फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी, ज्यादा सेपरेशन बढ़ जाएगा फ्रिंजेस के बीच में, और अगर लैम्डा कम होगा तो वो बीटा कम हो जाएगा, फ्रिंजेस क्लोज आ जाएंगी। तो हमें पता है कि विबग्योर के अंदर, विबग्योर में जब हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो लैम्डा इंक्रीज होता है। लैम्डा इंक्रीज होने का मतलब ये है कि रेड का जो लैम्डा है, रेड की जो वेवलेंथ है वो ब्लू की वेवलेंथ से ज्यादा है। तो अगर रेड की वेवलेंथ ज्यादा है ब्लू की वेवलेंथ से, इसका मतलब उसी के लिए फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा होगी, बीटा आर ग्रेटर देन बीटा ब्लू, ये इसके अंदर होगा। तो रेड के लिए अगर बीटा ज्यादा है और ब्लू के लिए अगर बीटा कम है, इसका मतलब ब्लू वाले केस में ज्यादा क्लोजर होंगी फ्रिंजेस। तो इसमें लिखा है इन YDSC द फ्रिंजेस प्रोड्यूस्ड बाय रेड लाइट आर क्लोजर एज कंपेयर टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लू लाइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो उल्टा लिखा हुआ है इसने, है ना। इसके हिसाब से तो क्या आना चाहिए, इसके हिसाब से तो बीटा बी ग्रेटर देन बीटा आर आना चाहिए। इसका मतलब ये असर्शन ए गलत है, फॉल्स है। और रीजन आर में लिखा है द फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, बिल्कुल सही है। जो बीटा हमें फॉर्मूला से दिख रहा है वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इसका मतलब रीजन तो सही है बट असर्शन इसका रॉन्ग है, यानी फॉल्स है। सो इसके अंदर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, वो ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 शुड बी करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 43। अ स्मॉल रिजिड स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब कंटेनिंग ग्लिसरीन। एक बॉल है, उसको ग्लिसरीन में इसने डाल दिया है, ये बॉल है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम, यानी टर्मिनल वेलोसिटी वाला सवाल है। यानी इस बॉल ने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली है, और जिस वक्त टर्मिनल वेलोसिटी आती है उस वक्त तीनों फोर्सेस, एक तो होता है विस्कस फोर्स, एक होता है बाइंड फोर्स और एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तीनों फोर्सेस बराबर हो जाते हैं। तो इसने मतलब बैलेंस हो जाते हैं आपस में।
तो इसमें लिखा है देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी, विस्कस फोर्स हमें पता करना है और mg के टर्म्स में आंसर दे रखा है। तो सबसे पहले तो बाइंड फोर्स को निकाल लेते हैं mg के टर्म्स में। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला होता है रो एल वीजी, रो एल मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम पूरा का पूरा वॉल्यूम डूबा है, और इनटू जी। इसने लिखा है कि जो डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन है वो हाफ ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बॉल है, यानी अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो ये लिखना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ बॉल डिवाइडेड बाय 2vg, एंड दिस रो बी वीजी ये पूरी बॉडी का यानी पूरी बॉल का टोटल मास हो गया विच इज m। तो ये एक तरह से mg/2 आ गया ये, है ना, यानी रो बी इंटू जो v होगा वो पूरा मास हो जाएगा पूरी बॉल का, g करते हैं उसका वेट होगी नहीं mg/2, यानी जो बाइंड फोर्स है वो mg/2 के बराबर आ रहा है। अब फोर्सेस बैलेंस करा देते हैं, तो ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स होगा वो है विस्कस फोर्स प्लस mg/2 और इक्वल्स टू ये mg। सो विस्कस फोर्स विल बी mg माइनस mg/2, यानी ये आ जाएगा mg/2, यानी विस्कस फोर्स की जो वैल्यू आ रही है वो mg/2 आ रही है, और mg/2 का मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ये भी काफ़ी आसान सा सवाल ही माना जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44 पे। अ फोर्स F इक्वल्स टू 2i कैप प्लस bj कैप प्लस k कैप is applied on a particle and it undergoes a displacement, what will be the value of B if work done? काफी सिंपल सा सवाल है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें जो वर्क डन है वो जीरो करवाना है, तो वर्क डन का जो डिफाइनिंग फॉर्मूला होता है फोर्स F डॉट S, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, उसको जीरो करवाना है बस। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट, तो अगर इन दोनों का डॉट देखेंगे तो ये आ जाएगा 2, फिर आएगा माइनस 2b और -1 एंड फाइनली इक्वल्स टू 0। तो ये आ रहा है अपने पास में 2b इक्वल्स टू 1, सो b इक्वल्स टू 1/2। तो b की वैल्यू आ रही है 1/2, b इज 1/2, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। काफी आसान सा सवाल है वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर का। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 जो सेमीकंडक्टर का लॉजिक गेट्स का सवाल है। इसमें इस तरह का सर्किट ये गिवन है और लॉजिक गेट का, और हमें एक ट्रुथ टेबल दे रखी है इसने। टू ऑब्टेन द गिवन ट्रुथ टेबल, गिवन है ट्रुथ टेबल, फॉलोइंग लॉजिक गेट शुड बी प्लेस्ड एट जी। यहाँ पे कौन सा लॉजिक गेट रखने से हमें ट्रुथ टेबल मिल जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो चेक करने की कोशिश करते हैं। देखो ये A है तो यहाँ पे ये A मिल जाएगा, यहाँ पे ये B है तो ये, बट दिस इज नॉट गेट तो ये B बार लिख देते हैं। यहाँ पे भी ये B ही चलेगा बट दिस इज B बार, ये A तो ये A हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो गेट हमें दे रखा है उसको यूज करेंगे तो ये A है, ये B बार है, सो दिस इज A B बार एंड दिस विल बी, ये भी A B बार ही है, ये A B बार है, और हमें यहाँ पे आउटपुट चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस ट्रुथ टेबल। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ए बी बार और ये जो ए बी बार हमें दे रखा है, तो अगर हम इसमें अगर यूज़ करना चाहें जैसे रैंडम वैल्यू ले लेते हैं पहले, तो 0 0 अगर हम चेक कर लेते हैं इसके अंदर, तो अगर हम 0 0 अगर वैल्यू इसके अंदर चेक करें तो अगर हम कोई सा भी लॉजिक गेट हम इसमें यूज़ करें तो आंसर इसके अंदर आ नहीं रहा है, मैच नहीं करेगा ये। चाहे आप और गेट लें, चाहे नोर गेट लें, चाहे नेन गेट लें, चाहे एंड गेट लें, इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसीलिए जो है ये क्वेश्चन जो है वो बोनस है और एनटी ने भी इसको ड्रॉप ही किया है इस क्वेश्चन को, यानी इस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया एक तरह से, क्योंकि इसमें एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये फाइनल जो है वो ए बी बार और ए बी बार है, और इस ए बी बार से जो हमें वाई चाहिए, ये वाई हमें यहाँ पे मैच नहीं हो पाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है प्रोटॉन इज मूविंग अनडिफ्लेक्टेड इन अ रीजन ऑफ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है अनडिफ्लेक्टेड, इसका मतलब जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बराबर होंगे, बैलेंस होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है QE और ये हो जाएगा QVB, तो ये E इक्वल्स टू V इंटू B। एक तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी। When the electric field is switched off, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर दें, the proton moves along a circular path of radius 2 centimeter. The magnitude of electric field is 1 into x into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम. The value of x is, उसने बोला है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर दें तो जो मैग्नेटिक फील्ड बचेगा उसकी वजह से पाथ सर्कुलर है, और सर्कुलर पाथ की रेडियस हमें दे रखी है इसमें 2 सेंटीमीटर। तो उसका फॉर्मूला हमें पता होता है R इक्वल्स टू mv बाय QB। तो इससे हमें B का पता लग जाएगा, तो B विल बी mv बाय
क्यू आर। मास अगर पुट करें, प्रोटॉन का मास उसने दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। वेलोसिटी जो है उसमें दे रखी है 2 इंटू 10⁵। क्यू चार्ज जो होता है प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एंड आर जो सर्कुलर पाथ की रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, यानी 2 इंटू 10⁻²। तो ये 1.6 से 1.6 कट गया है, 2 से 2 कट गया है। फाइनल पावर अगर हम निकालें इसमें तो 10⁻⁻² ऊपर जाके 7 आएगा, 10⁻7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻20 और ये 10 की पावर यानी ये आ जाएगा 1/10, यानी b की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/10। b की वैल्यू 1/10 है और इसने हमसे पूछा था मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जस्ट यहाँ पुट कर देंगे v वेलोसिटी इज 2 इंटू 10⁵ इंटू एंड b इज 1/10, ये आंसर है। सो आंसर इज 2 इंटू 10⁴। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर है न्यूटन पर कूलम में, 2 इंटू 10⁴। तो ये 2 इंटू यानी x की जो वैल्यू है दिस शुड बी 2, तो इसका आंसर है 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में ट्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर इज फिल्ड कंप्लीटली विद एन आइडियल लिक्विड ऑफ मास 2m एंड क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स। एक ट्यूब है और उस ट्यूब को दोनों एंड पे क्लोज किया हुआ है और उसमें लिक्विड भर रखा है इसने। लिक्विड का जो मास दे रखा है वो दे रखा है 2m। द ट्यूब इज रोटेटेड यूनिफॉर्मली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वन ऑफ इट्स एंड्स, यानी इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कर रहे हैं किसी एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। इफ द फोर्स एग्जिटेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड इज f, देन एंगुलर वेलोसिटी इस वाले एंड पे ट्यूब का लिक्विड पे या लिक्विड का ट्यूब पे जो फोर्स है वो f के बराबर है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के लिए इक्वेशन बनाते हैं अपन। तो इस एंड का ट्यूब पे जो फोर्स होगा, इस एंड का जो ट्यूब पे फोर्स होगा विच इज f, वो लिक्विड को सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है। तो सर्कुलर पाथ के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस ट्यूब से मिल रहा है और उसको इक्वेट कराना है m ओमेगा स्क्वायर आर के। m यहाँ पे दे रखा है उसने 2m ओमेगा स्क्वायर और r हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तो सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ ऑफ द ट्यूब का हाफ हो जाएगा, यानी L/2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है फाइनली यहाँ पे ये L/2 लिख देते हैं। सो f विल बी m ओमेगा स्क्वायर L। यहाँ से हमें सेपरेट करना था ओमेगा को, सो ओमेगा विल बी अंडर रूट f/ml, f/ml। और हमें इसमें अल्फा की वैल्यू पूछी है और इसने L जो दे रखा है ना वो 1 मीटर दे रखा है, तो यहाँ पे L की जगह 1 पुट कर देते हैं। सो दिस इज f/m इंटू 1, यानी रूट f/m। फाइनल आंसर इज रूट f/m। तो अगर इसको हम कंपेयर करें तो अल्फा शुड बी 1, अल्फा की वैल्यू 1 आनी चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स x एंड y सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर कैरी करंट्स ऑफ 5 एम्पियर एंड 4 एम्पियर रेस्पेक्टिवली। 2 वायर दे रखे हैं, दोनों में करंट भी दे रखी है, करंट की डायरेक्शन भी दे रखी है और पॉइंट P जो दिख रहा है उस पॉइंट P पे इसने पूछा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है। और उसमें भी x पता करना है, इंटीजर वाला सवाल है। तो निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। इस वाले वायर का इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा और इस वाले वायर का वहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा, यानी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस वाले वायर के मैग्नेटिक फील्ड में से उस वाले वायर के मैग्नेटिक फील्ड को माइनस कर लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट लेंथ, यानी जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होता है, लॉन्ग वायर उसके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2πr। तो उसमें से म्यू नॉट अपॉन 2π तो कॉमन ही आ जाएगा। ऊपर करंट आएगी, इसमें करंट कितनी है 4 अपॉन नीचे r डिस्टेंस कितनी है 4 इंटू 10⁻⁻2 माइनस उसमें जो करंट है वो है 5 अपॉन और वहां से वहां तक की डिस्टेंस है 10, यानी आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻2 म्यू नॉट अपॉन 2π। ये 10⁻⁻2 कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन आ गया है तो ये हो जाएगा 4/4 यानी 1 माइनस 1/2, यानी दिस इज 1/2। ये आ जाएगा अपने पास में 1/2। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं म्यू नॉट की, जो उसने वैल्यू दे रखी है 4π वही यूज करनी है। 4π इंटू 10⁻⁻7 अपॉन ये 2 इंटू 2 ये भी 4π हो जाएगा। 4π इंटू 10⁻⁻2 4π से 4π कैंसिल हो गया है, तो 4π से 4π कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा 10⁻⁻5। तो 10⁻⁻5 इसका आंसर है, यानी यहाँ भी 10⁻⁻5 के साथ 1 ही आना चाहिए, यानी x शुड बी 1। तो इसकी भी वैल्यू 1 है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी 1 है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में द नेट करंट फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट इज, इसमें कैपेसिटर इसने जोड़ रखा है यहाँ पे, तो हमें पता है कि जो कैपेसिटर वाली ब्रांच होती है उसमें करंट फ्लो नहीं होगी, तो इस ब्रांच के साथ साथ इन ब्रांचेस में भी कोई करंट नहीं होगी, यानी एक तरह से ये जो इधर वाला पूरा सर्किट है, पूरा सर्किट रिमूव हो जाएगा, यानी करंट इधर से आएगी, यहाँ दो पार्ट में डिवाइड होगी, और फिर करंट फिर इधर आएगी, और ये करंट इस तरह से इसमें फ्लो हो जाएगी, करंट इधर से आकर के और ये इधर से आकर के, और करंट वापस फिर इसमें मिल जाएगी। तो इस पूरे सर्किट को रिमूव करने के बाद जो बाकी का बचा हुआ सर्किट है, अगर हम उसका R इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो काफ़ी सिंपल है, ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, तो 6 और 3 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो 2 होता है, 3 × 6/3 + 6 यानी हो गया 2। फिर वो 2 और ये 2 सीरीज में हो जाएंगे, तो 2 और 2 सीरीज में हो गए तो 4 हो गया, फिर 4 और 4 फिर पैरेलल में हो जाएंगे, तो पैरेलल का 4 और 4 का 2 आएगा, यानी फाइनली R इक्विवेलेंट इज 2 ओम। तो बैटरी से जो करंट निकलेगी वो निकलेगी V/R इक्विवेलेंट, और V कितना है 2, तो ये 2/2 यानी 1 एम्पियर आंसर, तो इसका आंसर आएगा 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन के इंटीजर वाला सवाल है भी, 1 आंसर इज करेक्ट, क्वेश्चन का आंसर है 1 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 50। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया A इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स 10 सेंटीमीटर इज चार्ज बाय DC करंट। Consider a hypothetical plane surface of area 3.2 inside the capacitor and parallel to the plates. At an instant, the current through the circuit is 6 ampere. At the same instant, the displacement current through A naught is, यानी इस वाले एरिया से उसने डिस्प्लेसमेंट करंट का सवाल है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ID इक्वल्स टू ID, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट A dE/dt, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A dE/dt। From this relation we can write displacement current is directly proportional to area। तो यहाँ पर रेशियो सेम करवाना है हमें, तो ID हमें चाहिए अपॉन ओरिजिनल सर्किट की करंट कितनी है 6 इक्वल्स टू, और इस वाले एरिया के थ्रू निकालनी है 3.2, और अपॉन जो गिवन कैपेसिटर है उसका जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है 16, ये 16 हो गया है, तो यहाँ पे अपने पास में ये आ जाएगा 1.2, यानी ID की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1.2 एम्पियर, और इसने हमसे आंसर जो है वो मिली एम्पियर में पूछा है, सो दिस विल बी 1200 मिली एम्पियर, तो आंसर इसमें आना चाहिए 1200, सो करेक्ट आंसर इज 1200 मिली एम्पियर। ये था क्वेश्चन नंबर 50। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।